हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपसे गुजारिश है क्योंकि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ इस मोटिव से बनाया गया है कि जो हमारे बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है, फेस करना पड़ता है और उसके बाद मतलब कि उनके पूरे साल में टेंशन ही रहता है कि इंग्लिश मीडियम से हैं हम और हमारे किस तरीके से हम पढ़ाई करें, एनसीईआरटी पढ़े, दुका पढ़े, कहाँ पढ़े, ऐसे तरीके से मतलब वो परेशान हो जाते हैं। सो उनके लिए ये चैनल स्पेशली बना हुआ है क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं अंडरस्टैंड करती हूँ बिकॉज मैं एक इंग्लिश मीडियम की स्टूडेंट हूँ, बिहार बोर्ड की थी तो मैंने एग्ज़ाम्स दिया है, उससे एक्सपीरियंस है मुझे कि या और मैंने भी उस तरीके से देखा है कि टीचर्स नहीं मिलते हैं बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम, ना ही PYQs, ना ही क्वेश्चन एनीथिंग एल्स, कुछ नहीं मिलते। मेरे पास था एंड मेरे पास अभी भी है और ये चीज़ें मैं आप लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो मेरे लिए किसी ने नहीं किया। ठीक है, इसलिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले हमारे चैनल को बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे थे। ठीक है, हिस्ट्री में 2 चैप्टर छोड़ दिया हमने, लेफ़्ट किया। ठीक है, बोले कि लास्ट में पढ़ लेंगे। और इकोनॉमी की जहाँ बात करते हैं तो 3 चैप्टर हम लोगों ने उसको स्किप किया, बोले कि लास्ट में पढ़ लेते हैं। थोड़े से जियोग्राफी की तरफ ध्यान देते हैं, पॉलिटिकल्स की तरह इस तरीके से ध्यान देते, तो जियोग्राफी में थोड़ी सी ध्यान दे देते हैं, देन आगे कुछ बातें करेंगे। तो जियोग्राफी में पहला हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले सेक्शन ए का पार्ट ये, जिसमें इंडिया रिसोर्सेज एंड यूटिलाइजेशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज पहला हमारे ये चीज़ें हैं तो इसको हम लोग क्लियर करते हैं। ठीक है, यूज़ मैनी थिंग्स इन आवर लाइफ, all the things that come in use our resources can be both physically and biologically. On the one hand, physicals matter like land, soil, water, minerals fulfill the human needs and become resources, whereas on the other, biologically materials such as vegetation, wildlife and aquatic life are not less important in making the human life comfortable. तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारे ज़िंदगी में हम अपनी ज़िंदगी में यूज़ कर रहे, अपने जीवन में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसे हम लोग रिसोर्स कहते हैं। जैसे हमारे जो चीज़ें हमारे काम में आती है, जो चीज़ें हमारे काम में आ रही है वो हमारे लिए क्या हुई, एक रिसोर्स हुई। ठीक है, और रिसोर्स की वो कितनी तरीके से हो सकती हैं, फिजिकली और बायोलॉजिकली दोनों तरीके से होती हैं। तो फिजिकली अगर मटेरियल की बात करें लाइक लैंड, सॉइल, वाटर, मिनरल और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, उसको हम लोग जो हमारे नीड को पूरी कर रही हैं। ठीक है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करें, पानी हमारी ज़रूरत को पूरी करेगी ना, प्यास लगेगी तो पिएंगे। ठीक है, लैंड घर बनाने के लिए इस तरीके से जो चीज़ें हमारी ज़िंदगी में पूरी करनी है उसे हम लोग क्या मानेंगे, रिसोर्स मानेंगे। ठीक है, और अगर दूसरी तरीके से हम लोग बायोलॉजिकली मटेरियल की बात करते हैं, बायोलॉजिकली मटेरियल में कौन कौन सी चीज़ें आती है, जैसे वाइल्ड लाइफ हो गया, एक्वाटिक लाइफ हो गया, वेजिटेशंस हो गया, ये जो चीज़ें हैं ना ये भी हमारे ज़िंदगी में उतनी ही इंपॉर्टेंट है ह्यूमन लाइफ को कंफर्टेबल रखने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग, बोथ फिजिकली एंड बायोलॉजिकली मटेरियल्स बिकम यूजफुल विद द हेल्प ऑफ द टेक्नोलॉजिकली। तो फिजिकली और बायोलॉजिकली जो मटेरियल है वो हमारे टेक्नोलॉजी हमारे काम बहुत आती हैं, हमारे हेल्प आती हैं। ठीक है, हेल्प करती हैं टेक्नोलॉजी। सिंस एंशिएंट टाइम्स वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ वॉज अवेलेबल इन द फॉरेस्ट। तो एंशियंट टाइम में जो वेजिटेशंस और वाइल्ड लाइफ होते हैं वो फॉरेस्ट में अवेलेबल रहते हैं, और एक्वेटिक लाइफ फॉरेजिंग सिंस लैक्स ऑफ ईयर्स इन लेक एंड ओशियन कोल्ड, ये सब जगह पे क्या रहते हैं, एक्वेटिक लाइफ जो पानी में जीव रहते हैं जिनकी ज़िंदगी, उनके लिए मतलब कि ये चीज़ें लैक में रहती हैं, ओशियंस में। कोल पेट्रोलियम की बात करते हैं या अदर इस टाइप के मिनरल्स के बारे में, तो वो अर्थ के वॉर्म में रहती हैं और इनका जब इम्प्रेली चीज़ें होती हैं वो सीक्रेटली टेक्निकल नॉलेज के प्रिमिटिव ह्यूमन बींग के टाइम तक आते हैं। ठीक है, स्लोली देवर वॉज इंक्रीज इन द पॉपुलेशन एंड इन सिटी एंड दिस इंक्रीज इनिशिएट द रेट ऑफ क्विक एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। और ये धीरे धीरे क्या करती हैं, जो पॉपुलेशन, ये जो नेसेसिटी चीज़ें हैं इसको धीरे धीरे बढ़ने लगती हैं, उसके रेट को बढ़ाया जाता है। ठीक है, नॉट ओनली दिस, सिर्फ यही नहीं, प्रिमिटिव जो लोग होते हैं जिनको ये एक्वायर्ड किया जाता है टेक्निकल नॉलेज के लिए या नॉलेजेबल मैन बना जाता है, बाद में जाके बनते हैं। ठीक है, तो उनके लिए भी ये एक प्रिमिटिव है।
once again याद रखते हैं, man became capable of making his life comfortable by utilizing available material in the environment with the help of popular techniques. ठीक है, तो यहाँ कहने में जो मैन अपनी ज़िंदगी को उतना काबिल, मतलब अपने को उतना काबिल बनाते कि अपने लाइफ को कंफर्टेबली गुजार सके, वो किस तरीके से, तो वो यूटिलाइजिंग अवेलेबल मटेरियल के जो इन्वायरमेंट में है और जो कि वहाँ के पॉपुलर टेक्निक की वजह से अवेलेबल कराया गया है। ठीक है, the civilization flourished when popular technique is being used in the environment by human beings. Lastly, the customs and the way of human habitations acquire the position of cultural resources. तो कहने का मतलब यहाँ देखो कि जो सिविलाइजेशन फ्लोस है, जब पॉपुलर टेक्निक्स आते हैं इन्वायरमेंट में और उसको यूज़ किया जाता है ह्यूमन बींग के द्वारा, तो लास्टली उसके जो कस्टम्स और वे होते हैं ना, कि ह्यूमन्स के हैबिटेशंस को या पोजीशन को, कल्चर को, किस तरीके कल्चर के रिसोर्स को, वो वे को एक्वायर कराया जाएगा। ठीक है, और इसका मतलब अगर हम समझते हैं तो रिसोर्स एक बहुत बड़ा, मतलब कि वेरी अब्रॉड है, और इसके वर्ड जो आते हैं, जिमरमैन द फेमस जियोग्राफी आर वर्थ मेंशन रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम। तो रिसेस जिमरमैन ने कहा था, ठीक है, एक आते ज्योग्राफी के एक फेमस आदमी है, मतलब इंसान है, जो कि उन्होंने कहा था, उनके शब्द को देखो कि रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, रिसोर्स होते नहीं हैं, उन्हें बनाया जाता है। ठीक है, क्लियर, क्या बोला था उन्होंने, ये पॉइंट याद रखना, पूछा जाता है। जीमन मैन हु शेड रिसोर्सेज आर नॉट दे बिकम, तो ऑप्शन सी देगा जीमर मैन, ऑप्शन ए कुछ और देगा, ऐसे तरीके से देगा। देन आपको क्या करना है, जीमर मैन पे टिक करना है। देन आगे बात करते हैं, ड्यूरिंग प्रेजेंट टाइम सर्विसेज आर ऑल्सो कंसिडर एज रिसोर्सेज इफ अ सिंगर, पोएट और पेंटर थ्रू हिज एक्टिविटी अर्न वेल्थ एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ, देन हिज एक्टिविटी इज ऑल्सो कॉल्ड रिसोर्सेज। तो अब प्रेजेंट टाइम में जो भी सर्विसेज को कंसीडर कराया जाता है एक रिसोर्स की तरीके से, अगर कोई सिंगर है, अगर कोई गायक है, कोई कविता वाले कवि हैं, या कोई पेंटर है, अगर वो अपनी एक्टिविटी से कमा रहे हैं, वेल्थ ले रहे हैं, खुद सेटिस्फाई हो रहे हैं अपनी एक्टिविटीज से, देन उसको हम लोग रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, द पोएम ऑफ अ पोएट, पेंटिंग ऑफ अ पेंटर एंड सिंगिंग ऑफ अ सिंगर आर ऑल्सो रिसोर्सेज। देखो, कवि का पोएम, कविता, ठीक है, वो, और पेंटर की पेंटिंग एंड गायकर का गाना, ये सारी चीज़ें क्या है, एक रिसोर्स है। ठीक है, इन ट्रू सेंस ह्यूमन बीइंग हिमसेल्फ इज़ अ रिसोर्स बिकॉज ही हैज़ नॉलेज टेक्निक थ्रू विच ही कैन मेक एनी मटेरियल यूजफुल। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या कह रहा है कि ट्रू सेंस में अगर हम बात करते हैं ह्यूमन बीइंग के, तो वो खुद भी एक ऐसा रिसोर्स बनाता है, क्योंकि वो एक नॉलेज है, उनके पास टेक्निक रहते हैं रिसोर्स बनाने के। रिसोर्स वो खुद एक मटेरियल को यूज़ करता है, किस तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, आगे बात करते हैं, दस दिस कंसेप्ट इज डाउटफुल दैट रिसोर्स आर गिव टू दी नेचर। तो ये जो कंसेप्ट है कि नेचर से ही रिसोर्स मिलते हैं, तो ये एक डाउटफुल है, मतलब कि डाउटफुल था। तो कोई इस कंसेप्ट को क्लियर किया जाता है कि रिसोर्स जो है एक गिफ्ट है नेचर के ऊपर से। द रिसोर्सेज आर सोशो इकोनॉमिक बैकबोन ऑफ एनी कंट्री। जो रिसोर्स एक सोशल इकोनॉमिक का बैकबोन है किसी भी देश का। द कंट्री इज डिवोर्ड ऑफ रिसोर्सेज लाइक बिहाइंड इन द इंटरनेशनल रेस, बट इट does not mean that only रिसोर्स रिच नेशन कैन डेवलप। तो जो कंट्रीज़ हैं जो रिसोर्सेज अपने पीछे छोड़ जाते हैं या इंटरनेशनल रेस तक, इसका मतलब वो नहीं कि सिर्फ उनके रिसोर्स ही रिच नेशन तक डेवलप कर रहे हैं, बल्कि जापान, यहाँ देखो जापान एक ऐसा नेशन है जिसके पास रिसोर्स बहुत कम है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स जो टेक्निकली बहुत ज़्यादा है उसके पास। इस वजह से आज वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नेशन है दुनिया का, जो इसलिए यूटिलाइजिंग अवेलेबल मटेरियल, जो भी चीज़ें हैं उसको अवेलेबल मटेरियल कराता है। नेचर्स की जो रिसोर्सेज है उसके पास कम है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्सेज उसके पास बहुत ज़्यादा है जापान के पास। ठीक है, देन आगे बात करते हैं हम लोग। Thus, in the development of any nation, along with the physical and biotic resources, human resources plays an important role. Admins various resources, man is positioned as a controller who establishes interrelationship between materials available in the environment, technology, and institution through which material available in the environment becomes useful. It can be understood from figure 1.1. तो यहाँ देखो कि जो चीज़ है डेवलपमेंट, किसी भी देश का डेवलपमेंट होता है, विकास होता है, उसके साथ साथ कौन कौन सी चीज़ें होती हैं
फिजिकल भी चीज़ें रिसोर्सेज होती हैं, बायोटिक रिसोर्सेज भी होती हैं, ह्यूमन रिसोर्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। ये सारी चीज़ें मिलाकर एक जाके तब जाके एक नेशन डेवलप करता है। और एक एडमिनिस्ट्रेटिव वे जो चीज़ें रिसोर्सेज क्या करते हैं, मैन को उसके पोजीशन के ऊपर कंट्रोल कराती हैं, जो इस्टेब्लिश उसके इंटर रिलेशन रहेगा मटेरियल के साथ उस इन्वायरमेंट में। ये टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट ये सारी चीज़ों पे अगर वो अपने मटेरियल को अवेलेबल कराता है, उसका यूज़ होता है बाद में जाकर, तब जाके उसको उस पोजीशन पर मिलता है। तो इसको हम लोग 1.1 फिगर से समझते हैं। ऊपर देखो, ठीक है, देखो ये ह्यूमन्स हैं, ठीक है, ह्यूमन बींग्स हैं ये। और जिनके ऊपर रिलेशंस ऑफ क्या कौन कौन से रिलेशन है ह्यूमन बींग्स और इन्वायरमेंट, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूट में। तो रिलेशन आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनके टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूट दोनों से रिलेशन अच्छे खासे होते हैं, ठीक है। देन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। फॉलोइंग आर द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो क्या बोलते हैं, कुछ क्लासिफिकेशन रिसोर्सेज हैं बात करते हैं। तो बेसिस ऑफ ऑर्गेन के ऊपर अगर हम बात करेंगे तो बायोटिक और अबायोटिक होगा, ठीक है। देन बात करते हैं यूटिलिटी के ऊपर, तो रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। बेसिस ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल और इंटरनेशनल। अगर हम बात करते हैं वही स्टेटस के डेवलपमेंट में, तो पोटेंशियल, डेवलप्ड और स्टॉक एंड रिजर्व। तो इस तरीके से बांटा गया है कि पहले बांटा गया है कि किसके ऊपर बांटा गया था, 1 सेकेंड, ऑर्गेन के बेसिस पे, देन यूटिलिटी के बेसिस पे। तो इस तरीके से 2-3 करके बांटा गया। तो बात करते पहले यहाँ से समझो, यहाँ इजीली तुम्हें समझ में आएगा कौन से तरीके से कौन है, ठीक है। तो रिसोर्सेज कितने तरीके से होते हैं, एक नेचुरल एक ह्यूमन, ठीक है। तो नेचुरल में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों आएंगे। देन आते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल में कंटिन्यू और फ्लो, और एक बायोलॉजिकली में नेचुरल और वाइल्ड लाइफ आएंगे। और वही ह्यूमन की बात कर, नॉन रिन्यूएबल की बात करते हैं तो हमारे पास रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल। और ह्यूमन की बात करेंगे तो इंस्टीट्यूट, स्ट्रक्चर्स, ये सारी चीज़ें, क्वांटिटी, क्वालिटी, यही चीज़ें अवेलेबल कराएंगी रिसोर्सेज में, ठीक है। देन आगे बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज पे। तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड 2 टाइप्स, ठीक है, 2 टाइप्स में बांटा गया है ऑर्गन के बेसिस पे। तो इसको याद कर लेना। बायोटिक रिसोर्स किसको कहते हैं, these resources are obtained from biosphere and have all the indications of life present in them such as human beings, vegetable, fish, animal and other living community। तो कहने मतलब वो रिसोर्सेज जो हम बायोस्फीयर से लेते हैं या उसके और इंडिकेशन के जो प्रेजेंट लाइफ प्रेजेंट के टाइम है, तो उसको हम लोग बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। एग्जाम्पल में ह्यूमन बींग्स हो गया, वेजिटेशंस हो गया, फिश, एनिमल, ये सारी जो चीज़ें हैं उसको बायोटिक रिसोर्स कहते हैं। और दूसरी चीज़ कि आपको तो पता ही होगा, हिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना और जियोग्राफी पे, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अबायोटिक रिसोर्सेज की बात करते हैं तो फर्स्ट चैप्टर इससे तो बहुत ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। The collection of non-living things are called abiotic resources such as rocks, materials and जो non-living things होते हैं उनके कलेक्शन को ही हम लोग abiotic resources कहते हैं, जो non-living thing तो होते हैं, ठीक है। such as rocks ले लेते हैं, metals ले लेते हैं, minerals, ये सारी चीज़ों को हम लोग क्या कहते हैं, abiotic resources कहते हैं, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कि यूटिलिटी के बेस पे 2 तरीके से बांटा गया था, जो कि आप हमको बताया, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल। आपने 5, 6, 7 सब में पढ़ा ही होगा। जिसको हम लोग दोबारा बना सकते हैं उसको रिन्यूएबल, जिसको नहीं बना सकते उसको नॉन रिन्यूएबल। तो लेकिन डिफिनेशन जाकर एग्जाम में पूछेगा तो ये लिख लेना, ये आता है क्वेश्चन, ठीक है। रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। Those resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanically processed, solar energy, wind energy, water, electricity, forest and wildlife are called non-renewable resources. They can be classified into continuous or flowing living and रिसोर्सेज, लिविंग और रिसोर्सेज, ठीक है। तो वो रिसोर्सेज जिसे हम दोबारा बना सकते हैं, दोबारा रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या तो फिजिकली, केमिकली, मैकेनिकली, ये चीज़ों के थ्रू अगर हम कर सकते हैं तो उसको हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स कहेंगे। जैसे सोलर एनर्जी को हम लोग दोबारा बना सकते हैं, विंड एनर्जी को बना सकते हैं, वाटर को बना सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को बना सकते हैं, फॉरेस्ट को बना सकते हैं, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें क्या है, रिन्यूएबल है। इसको 2 तरीके से बांटेंगे, कंटिन्यू और फ्लो के ऊपर, ठीक है, और लिविंग रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल बात करेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ दिस रिसोर्सेज इन्वॉल्व्स वेरी लॉन्ग पीरियड एंड कम्प्लेक्स प्रोसेस। The completion of this process can take lakhs of years. Some of these resources are non-recyclable and execute once they are used
तो कहने का मतलब कि अगर एक कोई रिसोर्सेज है उसको अगर बनने में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम लग रहा है या लॉन्ग प्रोसेस लग रही है, तो या बहुत ज़्यादा कंप्लीशन की लग रही है, तो उसको बहुत ज़्यादा लाखों ईयर साल लगते हैं, मिलियंस बिलियंस, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो रिसाइक्लेबल नहीं है, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स कहते हैं। जिस तरीके से फोसिल फ्यूल्स एक बार ख़त्म हो जाएंगे तो दोबारा नहीं बन पाते, लैक्स मिलियन ऑफ ईयर्स लग जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ओनरशिप के बेसिस पे कितने तरीके से बांटा गया है, 4, ठीक है। इंडिविजुअल रिसोर्स की बात करते हैं तो दिस रिसोर्सेज कम अंडर द ओनरशिप ऑफ पार्टिकुलर इंडिविजुअल फॉर विच दे पे रिन्यूएबल टू द गवर्नमेंट पॉलिट ऑफ लैंड हाउस एंड अदर प्रॉपर्टी विच ओवर पीपल हैव पर्सनल ओनरशिप गार्डन और चार्ट पॉन्स वेल्ड एक्सेट्रा सच रिसोर्सेज ओवर इंडिविजुअल हैज पर्सनल। तो वो रिसोर्सेज जो एक ओनरशिप के पार्टिकुलर इंसान को ही रहती है, जो कि खुद एक रेवेन्यू पे करता है गवर्नमेंट का, चाहे एक प्लॉट हो लैंड का या घर हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो एक पार्टिकुलर एक पर्सनल ओनरशिप है, उसी को हम लोग कहते हैं लोग इंडिविजुअल रिसोर्सेज, ठीक है। तो जैसे ये सारी चीज़ें एग्जांपल में हमने बता दी, ठीक है। देन आगे बात करते हैं कम्युनिटी रिसोर्सेज में। तो दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज ओन्ड बाय सम पर्टिकुलर कम्युनिटी विच इज एक्सेसिबल टू ऑल द मेंबरशिप ऑफ द कम्युनिटी सच एज गार्नियर ग्राउंड, ब्रूली ग्राउंड, टेम्पल और मस्जिद, कैंपस, कम्युनिटी हाउस, बॉन्ड्स एक्सेट्रा इन द अर्बन एरियाज। दिस टाइप ऑफ रिसोर्सेज कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट, प्ले ग्राउंड, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा एंड चर्च। दीज रिसोर्सेज आर एक्सेसिबल टू पीपल रिलेटेड टू द कम्युनिटी। तो वैसे टाइप के रिसोर्सेज जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक्सेसिबल के लिए बनाया गया है, पूरे मेंबर को जोड़ के, जिस तरीके से बोलें तो गार्डन गार्डन्स हो गया या मस्जिद हो गया, एक कम्युनिटी टेम्पल हो गया, मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, एनीथिंग एल्स, गुरुद्वारा, चर्च, ये सारी चीज़ें क्या एक अर्बन एरियाज़ के टाइप में देखी जाती है, इसी वजह से हम लोग इसको कम्युनिटी रिसोर्स बनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं नेशनल रिसोर्स में। तो लीगली ऑल दी अवेलेबल रिसोर्सेज दैट लिव विद इन दी कंट्री और नेशन और नेशनल रिसोर्सेज द गवर्नमेंट ऑफ द country has a strict right to acquire private resources for public welfare. You might have seen urban development authority boards in your village or in urban areas, nearby areas, okay. Now they have been authorized to acquire and land by the government. They develop land along with the other अर्बन एरियाज। तो रिसोर्सेज तो लीगली अगर वो रिसोर्सेज अवेलेबल है जो कि कंट्री और नेशन के नेशनल रिसोर्सेज हैं, तो वो गवर्नमेंट के एक कंट्री को स्ट्रेटेड राइट देता है, एक प्राइवेट रिसोर्स देता है जो कि पूरी पब्लिक में वेलफेयर करना होता है। तो अगर ये चीज़ें कहाँ देखने को मिलती है, अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड्स में, जो कि एक विलेज या कोई भी अर्बन नियर बाई जो एरियाज़ होते हैं वहाँ के, वहीं पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल रिसोर्स की बात करेंगे तो ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं इंटरनेशनल रिसोर्स में। तो दिस रिसोर्सेज हैज़ बीइंग कंट्रोल बाय इंटरनेशनल, ये रिसोर्स एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से कंट्रोल होता है। इसमें 200 किलोमीटर के बाद एक कोस्टल लाइन आता है जो कि खुला होता है, ओशियनिक रिसोर्स, जो कि कोई भी कंट्री या कोई क्लाइम ओनरशिप को नहीं दिया जाता है, ठीक है। और ये रिसोर्सेज यूटिलाइज होता है सिर्फ एक रिसर्च के पर्पज़ से, एक कंट्री के कॉन्करेंस के इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट में, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग स्टेटस के बेसिस पे, जो डेवलपमेंट के बेसिस पे बांटा गया है। तो 4 पोटेंशियल रिसोर्सेज में बात करते हैं। तो वो सारे रिसोर्सेज जो एक पार्टिकुलर रीजन में पाए जाते हैं, एक पॉसिबिलिटी रहती है उनकी यूटिलाइजेशन के, यूजेस के यूटिलाइज कर सकते हैं। एग्जांपल में बात करते हैं तो हिमालय का जो मिनरल्स है रीजन है, उसको हम लोग बहुत मतलब कोस्ट इफेक्ट होता है, माइनिंग में बहुत डीप जाना पड़ता है, एंड देन वो रिमोट एरियाज पता नहीं यूज़ में आते भी होंगे कि नहीं। तो राजस्थान और गुजरात भी इसी तरीके के यूज़ पोटेंशियल के डेवलपमेंट, विंड एनर्जी हुआ, सोलर एनर्जी, ये सारी चीज़ें डेवलप्ड नहीं है उनके यहाँ, पॉपुलरिटी सो फार ज़्यादा नहीं है। अब बात करते हैं डेवलप्ड रिसोर्सेज में। तो वो रिसोर्सेज जिसकी क्वांटिटी और क्वालिटी एक डिटरमाइज सर्वे के ऊपर हो, उसको डेवलप रिसोर्स कहते हैं। अगर हम डिस्कस करते हैं तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स किस पे डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी और उसके फिजिबिलिटी के लेवल पे, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टॉक रिसोर्सेज में। तो वो रिसोर्सेज जो कि एक इन्वायरमेंट और कैपेबिलिटी को सेटिस्फाई होता है, ह्यूमन नीड्स को एक उनके एब्सेंस के बगैर, अगर वो नहीं रहते, उनके डिज़ायर टेक्नोलॉजी, उसको एक्सप्लोरेशन किया जाता है, उस रिसोर्स को देखने के उनके स्टॉक बनाया जाता है। देन अगर वो इंसान नहीं है, पर्सन एब्सेंस है, तो उसकी ना मौजूदगी में तो वो चीज़ काम आती है, उसको स्टॉक रिसोर्स कहते हैं। जैसे वाटर एक कंपाउंड है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, अगर हाइड्रोजन पोटेंशियल से अगर हम देखते हैं तो उसमें एक एब्सेंस क्या रहता है, एक रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी चाहिए ताकि वहाँ से जो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, वहाँ से हम लोग ऑक्सीजन को ले सकते हैं हाइड्रोजन में से, ठीक है।
मतलब वाटर में से। रिजर्व रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये सारी जो रिसोर्सेज है इनफैक्ट पार्ट ऑफ स्टॉक रिसोर्सेज हैं, ठीक है। इनको यूटिलाइज किया जाता है किसके हेल्प से, एक टेक्निकली नाउ हाउ बट देयर यूज हैज़ नॉट स्टार्ट यट, ठीक है। और इसको एक कंसिडर कहते हैं कैपिटल फ्यूचर के रूप में, एक रिवर को यूज़ करना प्रोड्यूसिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फ्यूचर में। ये सारी चीज़ें हमारे फ्यूचर के लिए बनाया जाता है और इसकी यूटिलिटी कहते हैं एक लिमिटेड एक्सटेंड में। और ये रिसोर्सेज को रिजर्व करना फॉरेस्ट में, ये डैम में एक वाटर के फॉर्म में, ठीक है, उसको रिजर्व रिसोर्स कहते हैं जिसको रिजर्व। अब रिसोर्सेज प्लानिंग की बात करेंगे हम लोग कल, ठीक है। कल पढ़ते हैं, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। और तुमने वो क्या बोलते हैं सिलेबस वाली वीडियो नहीं देखी ना, तो जाकर देख लेना। उसमें मैंने बताया कि हिस्ट्री का भी मैंने बहुत चैप्टर पढ़ा दिया जो, और जो अवेलेबल है वीडियो उसको देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले दिल से, ठीक है। और क्या बोलते हैं लाइक करते जाना, ठीक है। बाय बाय।